थैंक्स प्रथमेश, नहीं तो यार गड़बड़ हो जाता फिर। तो अब देखो ये क्या हो रहा होगा, ये वाला क्यूब और आगे जाएगा, कितना टाइम मिला, t2 टाइम मिला, तो t2 टाइम में ये कितना और आगे चला गया, v स्पीड से t2, t2 मतलब 2l/g, इतना और आगे चला गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के अलोंग चाहिए ना, y में नहीं चाहिए, ध्यान रखो, वर्टिकल में नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 ना। हम मान लेते हैं पार्टिकल हमारा फर्स्ट पार्टिकल और ये क्यूब सेकेंड पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास m है और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल में, ये तो सीधे नीचे गिरा है ना, और m2 मतलब कैपिटल M, और उसका टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले पार्ट में वो L इधर गया ना, L गया फिर ये गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ L प्लस v इंटू √2l/g। ठीक है, सबको समझ आया क्या क्या हुआ है यहाँ पर, अब लिख दो फाइनल आंसर। डी ऑप्शन हो जा रहा है, डी है, सी है, कौन सा, नहीं हाँ सी है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा वो वी कॉमन कर दिया, हाँ सी है, सी है, सी ऑप्शन है ना, यहाँ पे वी कॉमन करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे वी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है। सलोनी, पहले तुझे ये पता है कि अगर कोई भी चीज को एच हाइट से हम ड्रॉप करते हैं जीरो स्पीड से, तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, आप इसमें डाल दो एच इक्वल टू यू जीरो है ½ g t², तो टाइम आ जाएगा √2h/g। सलोनी ये समझ आ रहा है, कोई चीज अगर जीरो स्पीड से नीचे गिरेगी तो एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे यही हुआ ना, ये जैसे आगे बढ़ेगा ये जीरो स्पीड से नीचे गिरेगा, और ये हाइट कितनी है, एल है, पार्टिकल को नीचे कितना गिरना है, एल गिरना है, तो टाइम कितना लगा, √2l/g। तो जब तक वो नीचे आ रहा है तब तक क्यूब यही रुका नहीं रहेगा ना, वो आगे बढ़ता रहेगा ना, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना। तो इतने टाइम में जब तक वो नीचे गिर रहा था ये कितना आगे चला जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट बताओ, और कोई डाउट है इन टेक्स्ट 2 में। ठीक है, 10 देखते हैं अब। Two particles of mass 1 kg, 2 kg are kept on a horizontal plane as shown in figure. Distance between them is 5 meter. Mass of 1 kg shifted to point A and that 2 kg shifted to point B. अच्छा B मेंशन ही नहीं किया इसमें तो, सर दैट द सेंटर ऑफ डज नॉट चेंज, अच्छा ये है, आगे ये भी बोल दिया गया है कि सिस्टम डज नॉट चेंज, बी मेंशन नहीं किया, सही किया है ना, क्योंकि आपको ये भी तो बोला गया है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो इसमें ये है कि 1 kg का पार्टिकल है और इधर 2 kg का पार्टिकल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा। सिद्धेश, चवन,
ये जब पार्टिकल आगे जाएगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये पार्टिकल सीधे इसी लाइन के लॉन्ग नीचे गिरा है, तो वो आगे कहाँ गया, एक्स एक्सिस में कहाँ गया है? बस वो नीचे गिरा है ना। तो देखो यहाँ पर ये समझो सभी कि अगर 1 kg 2 kg है तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आया, फिर इसको उठा करके हमने इसके सामने रख दिया, और वापस से आपको यही सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो अब 2 kg वाले को कहाँ पे उठा के रखें? क्वेश्चन समझ आ रहा है? बी बताने की जरूरत नहीं है, बी तो आपको निकालना है। करोगे ट्राई अभी? ठीक है, कर लो ट्राई ना, क्योंकि ए की पोजीशन पता है और सेंटर ऑफ मास की पता है, और बी की निकालनी है, तो वो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट बताओ। अब आगे पढ़ें। ठीक है, तो हम लोग देखो लास्ट क्लास में ये वाला प्रॉब्लम कर रहे थे कि कोई अपनी BMW कार है, इस पे अपना चिंटू खड़ा है, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, और ये इधर को जा रहा है V0 स्पीड से, सारा सरफेस स्मूथ है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर ये इधर को जंप करता है विथ स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो कार की फाइनल स्पीड बतानी थी। नहीं भावेश श्रेयस, ये तो नहीं लग रहा है, अभी सॉल्व करते देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ये जंप करेगा, जंप करते कार की स्पीड चेंज हो जाएगी। आदित्य का आंसर सही लग रहा है। देखो जैसे ही वो, एक बार चेक करते हैं, एग्जैक्टली नहीं अभी भी समझ आ रहा है ऐसे, जब ये इधर को जंप करेगा, जैसे वो हवा में गया, तुरंत इसकी स्पीड को चेंज होके v हो जाएगी ना, इसकी स्पीड तुरंत चेंज होगी ना जैसे ये जंप करेगा, तो इसकी इस स्पीड के रिस्पेक्ट में ये वाली स्पीड बोलोगे, u जो है विथ रिस्पेक्ट टू कार थी ना, तो जैसे इसमें स्पीड आएगी उसी टाइम पे इसकी भी स्पीड चेंज करेगी, तो हमेशा इसकी जो स्पीड होगी वो नई स्पीड के रिस्पेक्ट में होगी, तो इसकी अब इधर स्पीड कितनी हो जाएगी, u माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डेल्टा नहीं, हमें कार की फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है, जैसे वो जंप करेगा कार की नई स्पीड क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे कि सेंटर ऑफ मास पहले VCM स्पीड से चल रहा था, तो बाद में भी VCM से चलता रहेगा। सेंटर ऑफ मास की पहले स्पीड कितनी थी? पहले mv0 प्लस mv0 अपॉन m प्लस m। शुरू में सेंटर ऑफ मास की ये स्पीड थी ना, शुरू में दोनों चल रहे थे इधर को V0 से, तो अब भी वो उसी से चलता रहेगा।
बाद में क्या हो जाएगा, ये जंप कर गया, ये इधर गया, लेकिन क्या सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज हो जाएगी? वो अब भी वही रहेगी। तो अब इसकी स्पीड कितनी बोलोगे, इधर ये जा रहा है तो m इंटू वी प्लस m इंटू माइनस में u माइनस वी अपॉन m प्लस एम। और ये अब भी बराबर किसके होना चाहिए, वी नॉट के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एम वी माइनस एम, तो हमें यहाँ से v की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा v यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ आ गया। सलोनी देखो, कार की स्पीड जो भी आएगी, कार की स्पीड जो भी आएगी वो फाइनल स्पीड को मैंने v मान लिया ना। v नॉट, v में v अननोन है ना, तो अननोन v नॉट प्लस v क्यों मानना, सीधे फाइनल स्पीड जो भी आएगी उसको मानो ना। वो जो भी आएगी उसको हमने मान लिया v है। तो नई स्पीड के रिस्पेक्ट में हमने इसका लिखा। हाँ, आदित्य का सही है। ठीक है, समझ आया सभी को? देखो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं करेगी ये कॉन्सेप्ट यूज किया ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है ना। वो एक ही बात है कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। शुरू में सिस्टम का मोमेंटम कितना था, एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट, दोनों राइट साइड को जा रहे थे वी नॉट स्पीड से। इधर को हमने मान लिया प्लस डायरेक्शन है, इधर को माइनस। तो मोमेंटम को डायरेक्शन के साथ लिख दिया। और फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट का मोमेंटम m इंटू वी, और इस वाले पार्ट का ये नेगेटिव में जा रहा है इसलिए माइनस एम इंटू यू माइनस वी। और इससे v सॉल्व कर लो, ये दोनों सेम इक्वेशन लिखी है। समझ आ रहा है? जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है जिसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उस वो सारे क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? नोट हुआ? नोट हो जाए तो बोल देना। चिंटू की स्पीड के लिए, चिंटू देखो इधर को जंप किया है ना, और जिस पे जंप किया वो इधर को जा रहा है वी स्पीड से, तो नेट स्पीड उसकी यू माइनस वी हो जाएगी ना। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इधर गए वो प्लेटफॉर्म पीछे खिसक गया इधर को, तो नेट आप आगे इधर कितना जा पाओगे, यू माइनस वी। सोनाली समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इधर जंप कर रहा है और जिस प्लेटफॉर्म पे वो जंप कर रहा है वो प्लेटफॉर्म पीछे खिसक गया, तो नेट वो आगे कम जा पाएगा ना। सोनाली, डाउट है अभी?
आपको देखो क्या बोला गया था, जो ये u है ये विथ रिस्पेक्ट टू कार है। विथ रिस्पेक्ट टू कार का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू कार। चिंटू लिख दिया है विथ रिस्पेक्ट टू कार, क्या मतलब क्या होगा? VCH माइनस VC, ऐसे होगा ना। तो आपको चिंटू की फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करोगे? रिलेटिव वाली वेलोसिटी, हमें ये चाहिए तो इसको इधर ले जाएंगे। अब इन सबको डायरेक्शन के साथ डालो। रिलेटिव वेलोसिटी जो कार के रिस्पेक्ट में वो कितनी है? इस डायरेक्शन में u है ना। हमने देखो इसके लिए इसको u को बड़ा माना है, इसको प्लस डायरेक्शन लेके लिखा है ना। तो हम इस डायरेक्शन को अगर प्लस लेकर के लिखे चिंटू की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कितनी बोलेंगे? ये u है। और कार की स्पीड कितनी है? वो इस डायरेक्शन में v है। तो u माइनस वी आई, और इसको हम किधर मान रहे हैं? इस डायरेक्शन में ना, u को बड़ा लेकर के लिखा हुआ है। कुछ समझा सोनाली क्या बोल रहा हूँ? इतना दिमाग क्यों लगाना? हाँ, अनम्यूट करो ना। हम लोगों ने ये देखा है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप 10 स्टेप आगे गए और वो प्लेटफॉर्म अगर पीछे खिसक गया 2 स्टेप, तो नेट आगे आप कितना बढ़ोगे? 8 स्टेप ही ना, 12 कैसे बढ़ जाओगे? सर बट आपने जब सबसे स्टार्टिंग में जो लिया है आपने राइट साइड को प्लस लिया है कुछ तो और कोई जो फर्क नहीं VCM पड़ता। का मान है। लो कौन सा राइट को इधर को प्लस लेके लिख दूं, वैसे लिख हाँ दे। सर, जो आपने VCM का फॉर्मूला लिखा हाँ है उसमें लेफ्ट हाँ, 1 मिनट। जिस देखो तरफ VCM, चिंटू जंप कर रहा है उस तरफ नेगेटिव लिया है। ये तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया ना, डायरेक्शन के साथ ये मैग्नीट्यूड आया है। अब आपको जब दोनों अलग अलग है ना, आप क्या निकाल रहे हो? चलो मैं वैसे बताता हूँ। देखो देखो, ये इधर को जब जंप होगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, तो ये हो गया, इधर को गया और ये इधर को गया v स्पीड से ना। हम लोग इधर को प्लस ले लेते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू कार बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ चिंटू माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो हमें चिंटू की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये ऐसे आ जाएगा ना, इसको इधर ले जाके ऐड कर देंगे। अब मान लो आपने इधर को प्लस लिया है, तो आप इसको क्या लिखोगे? माइनस यू लिखोगे ना, वो इधर को जंप हुआ है। चिंटू की रिलेटिव स्पीड इधर को है ना, यू स्पीड से वो इधर को जंप कर रहा है ना, ये यू रिलेटिव वाली है ना। और कार इधर को जा रहा है फाइनली वी स्पीड से, तो आप इसको लिखोगे माइनस ऑफ यू माइनस वी ना। जब भी आप इसकी वेलोसिटी डालोगे तो माइनस ऑफ यू माइनस वी डालोगे ना, यही डाला है देखो मैंने यहाँ पे, माइनस ऑफ यू माइनस वी ना, यही डाला है ना। उसकी जो वेलोसिटी आई, जब ये डायरेक्शन लिया है तो इस हिसाब से ये आना चाहिए ना। सोनाली समझ आया क्या किया मैंने? अनम्यूट कर, जल्दी बता। हाँ सर, समझा। हमेशा ये ध्यान रखो ना कि अगर जिधर ये जंप हो रहा है और प्लेटफॉर्म अपोजिट में जा रहा है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा। जब प्लेटफॉर्म और जो पर्सन है दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तभी ऐड हो पाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो भी हमने प्रॉब्लम की है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रख करके, वो सारे प्रॉब्लम मोमेंटम कंजर्वेशन से भी हम कर सकते हैं ना। और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज कोई गन है जिसका मास कैपिटल एम है, और इसमें कोई बुलेट है, ये कोई बुलेट फायर करता है स्मॉल एम मास का, जो कि यू स्पीड से जाता है। यू को हम बोल रहे हैं मजल स्पीड। मजल स्पीड होती है स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। नहीं, ये कौन सी होती है स्पीड? मजल स्पीड होती है स्पीड ऑफ बुलेट
विथ रिस्पेक्ट टू गन ना। तो क्वेश्चन में है कि जब ये बुलेट को हम फायर करेंगे यू मजल स्पीड से, तो इसकी रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी, ये पीछे को कितनी स्पीड से जाएगा। ना ये जो फायर होगा इंटरनल फोर्स की वजह से ये बाहर को ना निकलेगी बुलेट। हाँ, कुछ ऐसे आ जाएगा एम यू ओवर एम प्लस एम ना। अगर आप कोई ने पकड़ रखा होता है तो वो फील करेगा ना पीछे भागती है गन। तो जैसे ये बुलेट फायर होगी गन पीछे को जाएगी कुछ v स्पीड से, और बुलेट आगे को u रिलेटिव स्पीड है ना, तो नेट वो आगे कितने से जा पाएगी u माइनस वी से। फिर अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, ये जो बुलेट निकली इंटरनल फोर्स की वजह से निकली है। तो आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करके भी देख सकते हो या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इक्वेट करके। तो हम लोग इस बार मोमेंटम कंजर्वेशन से लिख देते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना था पूरे सिस्टम का, 0। शुरू में सब कुछ रेस्ट पे था ना, और बाद में क्या हुआ, बुलेट इधर गया, इधर को हम लोग प्लस ले रहे हैं, इधर को माइनस। तो बाद में क्या हो जाएगा m इंटू यू माइनस वी, और ये इधर को गया है तो m इंटू माइनस वी। ना मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, नहीं तो VCM कांस्टेंट होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। शुरू में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो बाद में भी वो रेस्ट में रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से कर लेते, या फिर रिक्वायर्ड स्पीड, मतलब ये पीछे कितनी स्पीड से जाएगा बुलेट फायर करने पे, उसको ही बोलते हैं रिक्वायर्ड स्पीड ना। ये रिक्वायर्ड स्पीड है वी ना। झटका लगता है ना जब गन से फायर करते हैं, तो वो कितनी स्पीड से पीछे हटता है, उसको ही नाम देते हैं रिक्वायर्ड स्पीड। यहाँ पे VCM इक्वल टू, VCM शुरू में रेस्ट में था और बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। इन सब के वैल्यू डाल देते हैं, इसको फर्स्ट पार्टिकल बोलते हैं, इसको सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। हर जगह यही होता है भावेश। हाँ, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो आपको अगर एक का डिस्प्लेसमेंट पता है तो दूसरे का निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन से यूज करोगे। हाँ, तब वही वाला यही वाला तब उस टाइम पे यूज करो। नोट कर लो इसको।
नेक्स्ट एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमारे पास कोई तोप है, तोप समझते हो, कैनन, और इससे एक तोप का गोला फायर होता है, जिस तोप के गोले का मास स्मॉल m है और मजल स्पीड u है। ये कैनन का जो बैरल है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, और ये पूरा तोप अपना स्मूथ ग्राउंड पे रखा है। तो जब ये ऐसे कोई बुलेट फायर होगी तो ये कितनी रिक्वायल स्पीड से पीछे हटेगा, हमें ये निकालना है। हाँ, कैनन का मास कैपिटल एम है। हाँ, एम यू कॉस थीटा हो जाएगा। कैनन में डबल एन होता है, सिंगल एन होता है? ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। तू यार प्रथमेश, तेरी तो इंग्लिश तो बैंडी बजी हुई है, क्या फायदा है यार। कुछ भी। चलो देखो इधर। देखो जब ये इधर को यू स्पीड से फायर होगा तो ये इधर को वी स्पीड से कुछ मान लो जाता है। इस बुलेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर को यू कॉस थीटा और इधर को यू साइन थीटा, बुलेट के वेलोसिटी के। हम केवल हॉरिजॉन्टल में ही मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, वर्टिकल में तो नॉर्मल वगैरह है, mg है, वर्टिकल में नहीं। तो जैसे ये u cos थीटा से इधर फायर हुआ, ये पीछे को v से गया, तो नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? u cos थीटा माइनस v। ना, कैनन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड ये हो जाएगी, और कैनन पीछे को v स्पीड से गया। अब या तो मोमेंटम कंजर्वेशन से कर दो या फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो। मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे अगर, तो इसका शुरू में सबका मोमेंटम क्या था, जीरो था ना, दोनों रेस्ट पे थे। बाद में कितना हो जाएगा, ये इधर को जा रहा है, इधर वाले को प्लस लिख देते हैं, इधर वाले को माइनस, तो इसकी मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा माइनस वी, और इसका मोमेंटम इधर को हो जाएगा m इंटू वी। ना, माइनस वी है तो ये प्लस का माइनस हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा, नोट कर लो इसको। हाँ, केवल हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में ही इक्वेट किया है ना, ये सब एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व किया है ना।
वाई एक्सिस में नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये ऊपर को फायर होगा, ये ऊपर जाएगा तो इस पे नीचे को फोर्स फील होगा। ये नीचे जाना चाहेगा तो नीचे से ग्राउंड से नॉर्मल आ जाएगा ना, नॉर्मल पहले से ज्यादा हो जाएगा, वो रोक देगा इसको नीचे जाने से। तो वाई डायरेक्शन में आप कंजर्व नहीं करा पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है। एक्स डायरेक्शन में ही आप मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आप। सपोज कहीं पर एक ऐसे कोई बुल वो कैनन से ऐसा कोई, उसको क्या बोलते हैं, गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तोप से जो फायर होता है, बुलेट ही बोलते हैं। यू स्पीड से थीटा एंगल पे फायर हुआ है, कैनन बॉल। क्या बात है। तो कैनन बॉल ऐसे हमने फायर किया, तो ये अंडर ग्रेविटी ऐसे फायर हुआ ना, ये यू इसकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड दी हुई है ना। कैनन बॉल की ये जो स्पीड गिवन है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, थीटा एंगल पे ऐसे फायर हुआ। तो अब ये जब ऐसे जा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन पे अंडर ग्रेविटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इसका मास अगर m है, तो हाईएस्ट पार्ट पे ये दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया ना। हाईएस्ट पार्ट पे जाके वो एक्सप्लोड कर गया एक तरह से। मतलब ये एक तरह से बॉम्ब को आपने फेंका है, कोई बॉम्ब को यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो पार्ट में एक्सप्लोड होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब दो पार्ट में से एक पार्ट तो सीधे रेस्ट पे आ जा रहा है, दो पार्ट बने। यहाँ पे दिखाता हूँ, हाईएस्ट पार्ट पे आकर के ये यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट तो तुरंत रेस्ट पे आ गया, दूसरा पार्ट अब भी चलता रहा और वो जाकर के कहीं पे गिरता है। तो हमें बताना है कि वो इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, डी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बॉम्ब
क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? कोई बॉम्ब को आपने u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका था, हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पार्ट रेस्ट पे आ गया और दूसरा अब भी चल रहा है, तो दूसरा वाला कहाँ जाके गिरेगा ये निकालना है। हाँ सही है। कैसे किया सर आयु तूने? सर आयु बता कैसे किया तूने? हाईएस्ट पॉइंट पे पी कंजर्व करके, ओके। देखो यहां पर जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड होगा तो एक्सप्लोड होने से पहले उसकी स्पीड क्या रहेगी, मास एम रहा होगा और यू कॉस थीटा वेलोसिटी से जा रहा होगा। फिर एक्सप्लोड वो किस वजह से होगा, इंटरनल फोर्स की वजह से होगा ना। इंटरनल फोर्स की वजह से जब एक्सप्लोड होगा तो एक पार्ट आ जाएगा m/2, दूसरा m/2। इसकी वेलोसिटी तो जीरो है पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की v2 है। तो इस एक्सप्लोजन में मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इस डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस, तो इनिशियल मोमेंटम कितना बोलेंगे, m इंटू यू कॉस थीटा। फाइनल मोमेंटम में ये वाले पार्ट का मोमेंटम तो जीरो हो गया है ना, पूरे m मास का लिखना है ना, यहाँ m मास का था तो यहाँ पे भी m मास का, m मास में इस वाले पार्ट का जीरो हो गया और इस वाले पार्ट का हो जाएगा m/2 इंटू वी2। हमने मान लिया वो इधर को v2 से गया, तो इससे v2 की वैल्यू आ जाएगी 2u cos थीटा ना। वो यहां से जो दूसरा पार्ट है वो यहां से 2u cos थीटा से गया। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? और इसको जो नीचे गिरने में टाइम लगेगा, दोनों के लिए जो नीचे गिरने में टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, अलग अलग लगेगा? सेम लगेगा ना, क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है ना। दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है तो दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगे, मतलब सेम इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो सेम टाइम में नीचे आएंगे, एक बस इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो एक मान लो अभी यहाँ आया हुआ है तो उसी लेवल पे दूसरा आ चुका होगा ना, क्योंकि वर्टिकल में दोनों का वेलोसिटी सेम है ना। फिर लास्ट में आके ये यहाँ कहीं गिर जाएगा, ये कहीं यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? और इसको जो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा, और अगर ये एक्सप्लोड नहीं हुआ होता तो इसको यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगता वो सेम होगा या अलग होगा? अगर कोई चीज एक्सप्लोड नहीं हो रही है तो उसको नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? ये हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा से चल रहा है, एक्सप्लोड नहीं हुआ तो यहां से यहाँ आने का टाइम कितना होगा? सेम ही होगा ना, क्योंकि ये भी तो हॉरिजॉन्टल में ही जा रहा है ना इस पॉइंट पर, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है। तो इसको जितना यहाँ आने में टाइम लगेगा, इसको नीचे आने में, इसको नीचे आने में, सबको सेम लगेगा ना। अगर आप इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो से फेंकोगे कोई भी चीज को तो सेम एच हाइट गिरने में सेम टाइम लगेगा ना, मतलब तीनों के लिए सेम टाइम लगना है। तो अब ये यहां से और आगे कितना चला जाएगा, ये रेंज का आधा ऑलरेडी आ चुका है ना। ये हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ मतलब ये r/2 आ चुका है, r/2 से ये आगे और कितना गया? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मान लो इसको देखो, ये यहां से यहां तक का टाइम t है, तो यहां से यहां तक का ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो कितना बोलते हो, u cos थीटा इंटू टी, ये वैल्यू कितनी आएगी, r/2 ना, यहां से यहां तक की।
जब एक्सप्लोड नहीं हुआ है तब की बात कर रहा हूं मैं। जब एक्सप्लोड नहीं हुआ है तो यहां से यहां तक का निकालना है, तो यू कॉस थीटा इंटू यहां से यहां तक का टाइम, और यहां से यहां तक के लिए यू कॉस थीटा इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल के लिए बस सोचो ना, हॉरिजॉन्टल के लिए। हाँ नहीं, वो भावेश सही है, अभी मैं जब एक्सप्लोड नहीं हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये टाइम सेम है दोनों का, लेकिन इसकी स्पीड डबल हो गई है। तो अब ये यहां से जब यहां आके गिरेगा तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में। इसकी स्पीड डबल हो गई ना, 2u cos थीटा हो गई, जबकि एक्सप्लोड नहीं करता तो वो u cos थीटा से जाता ना, डबल हो जाएगा। अब 2u cos थीटा इंटू टी करोगे ना, इसके आगे ये कितना गया हॉरिजॉन्टल में निकालने के लिए, तो वो r/2 का डबल आएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, r के बराबर आएगी यहां से यहां तक की। समझो ना, ये अगर हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ d1 है और ये डिस्टेंस कुछ d2 है, तो d2 की वैल्यू आएगी, अब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो गई है 2u cos थीटा, और टाइम हो सेम t लगेगा, तो 2u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू हमें पता है कि रेंज के आधे के बराबर होगी। t क्या है यहाँ पे, उसको नीचे आने का जो टाइम लगा है, और d1 की वैल्यू कितनी हो रखी है, r/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2, 3/2r ना। r की वैल्यू डाल दो, r जो अपना रेंज का फॉर्मूला रहता था वो है। समझ आया सभी को। देखो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक हुआ तो हाईएस्ट पॉइंट तक वो कितना आगे चला जाता है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में वो कितना आगे चला जाता है, आधा डिस्टेंस आ जाता है ना रेंज का। ये पूरा r होता है, ये r/2 है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब r/2 के ऊपर वाली इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ ना। सलोनी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हेलो यार, ये कुछ फ्लक्चुएट हुआ इंटरनेट और ये सब उड़ गया। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोग को तो बहुत मजे आ रहे होंगे, फिर से सब लिखना पड़ेगा अब। सलोनी तेरे चक्कर में हुआ, तू समझ गई होती तो फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। सलोनी तू बता दे, तुझे समझ आया कि नहीं, वो लास्ट वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट के हाफ पे एक्सप्लोड होगा। अबे प्रथमेश मजाक मत कर यार, लिख तो लिया था, इतनी देर तो हो गई थी। अम्म, अरे यार, चलो लिखता हूँ। क्वेश्चन तो लिख ही लिया था यार सबने, क्वेश्चन थोड़ी लिखूंगा। यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। बस सॉल्यूशन लिख देता हूँ ना। हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पार्ट तो रेस्ट पे आ गया, सीधे नीचे गिर गया, और दूसरा पार्ट कुछ आगे जाके गिरा ना। अगर वो एक्सप्लोड नहीं होता तो इस पाथ पे आता ना, लेकिन एक्सप्लोड होने की वजह से ये पार्ट आगे चला गया, तो ये d1 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा। सिद्धेश चबन तू मत बोल यार ये बात की नहीं समझा। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने देखा है ना कि अगर
कोई चीज ऐसे प्रोजेक्ट करते हो तो ये पूरी डिस्टेंस रेंज होती है, और हाईएस्ट पॉइंट के नीचे वाला ये डिस्टेंस देखोगे तो ये कितना आएगा, ये r/2 होगा, ये r/2 होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पूरा r होता है, ये r/2 होता है, ये r/2 होता है। तो ये d1 यही वाली डिस्टेंस है ना, r/2 वाली। और दूसरा वाला पार्ट आगे चला गया है, वो हमने निकाला, उसकी वैल्यू आ गई r। r कैसे आई, अगर वो एक्सप्लोड नहीं होता तो यहां से यहां तक का टाइम t होता, तो एक्सप्लोड होने के बाद भी टाइम t रहेगा ना। एक्सप्लोड नहीं होता तो वो इधर को u cos थीटा से जा रहा था, एक्सप्लोड होने के बाद 2u cos थीटा से गया, तो डबल चला जाएगा ना। थोड़ा अब रिकॉर्डिंग से देख लेना है ना, मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूं। तो टोटल डी हो जाएगा r/2 प्लस आर। सलोनी ये समझा तुझे अभी r/2 वाला पार्ट? रिकॉर्डिंग देख लेना यार थोड़ा सा, जहां पे मिस हुआ। फिर देखो अब आर का तो आपको फॉर्मूला पता है ना। अरे सलोनी तू तो एकदम ऐसे ऐसे बातें कर देती है। वो देख ना प्रोजेक्टाइल वाला सारा चैप्टर पीछे का, आर का तो फॉर्मूला रहता है ना भाई, u² sin 2 थीटा बाई जी। तूने अभी कंप्लीट नहीं किया लग रहा है। कोई भी चीज को अगर हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे u स्पीड से थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो वो कोई r डिस्टेंस पे जाके गिरती है ना, r रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला अपन निकालते हैं ना। तो वही है, ये r का फॉर्मूला ये होता है, वहां पे हम देखोगी पढ़ो तो समझ आएगा ना। और हाईएस्ट पॉइंट ये होता है r/2 के ऊपर वाला पॉइंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया, इसको करने के लिए जो ज्यादा बेटर तरीका था वो अब हम लोग करेंगे। तो कुछ ज्यादा बेटर तरीका क्या था यहाँ पे, अगर हमने इस चीज को ऐसे कोई बॉम्ब को फेंका और अगर वो एक्सप्लोड नहीं होता तो वो कुछ ऐसे पाथ पे जाता। एक मिनट ना, अगर वो एक्सप्लोड नहीं होता तो कुछ ऐसे पाथ पे जाता ना, प्रोजेक्टाइल मोशन करता और कहीं यहाँ आके गिरता, है कि नहीं। अब वो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एक्सप्लोड हो गया ना, रेंज पे जाके गिरता, लेकिन अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हो गया और एक पार्ट सीधे नीचे आ गया तो दूसरा पार्ट कुछ आगे चला गया। तो दूसरा पार्ट आगे चला गया, तो इस पूरे प्रोसेस में इनके सेंटर ऑफ मास क्या क्या हुआ, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास पे एक्सप्लोजन की वजह से कुछ चेंज आया क्या, कुछ बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगा, एक्सप्लोजन की वजह से कुछ बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगा नहीं। पहले भी वेट लग रहा था, पहले भी mg लग रहा था, अभी भी mg लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंज आना चाहिए। एक्सप्लोजन की वजह से सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंज आना चाहिए, नहीं। तो सेंटर ऑफ मास अब भी उसी पाथ पे चल रहा है। तो ये पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो वो पार्टिकल कहीं दूसरा वाला यहाँ है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा उस टाइम पर। सेंटर ऑफ मास अब भी उसी ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है जिसपे पहले जा रहा था। ये जब यहाँ आके गिरेगा, ये यहाँ आके गिरेगा, तो इनके बीच में यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, एक पार्ट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है, एक पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है हमें r/2 है ना, एक पार्ट r/2 पे गिरा है। सेंटर ऑफ मास हमें पता है अब भी r पे ही गिरना है, और दूसरे पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना। इसको अगर हम ओरिजिन ले लें, यहाँ x = 0 है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है,
कि ये कहाँ जाके गिरा है, मतलब ये डिस्टेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और हमें पता है दोनों अगर इक्वल पार्ट हैं, दोनों इक्वल पार्ट हैं, तो सेंटर ऑफ मास उनके बीच में होगा। ये डिस्टेंस अगर r/2 है तो ये डिस्टेंस भी r/2 होगा। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये r है और ये r/2 है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x2 की वैल्यू 3/2r ना। अगर मास ये इक्वल इक्वल नहीं होते तो आप फिर फॉर्मूले में डाल देते एक्सीएम इक्वल टू m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक्सीएम हमें पता है फाइनल r है, m1 की वैल्यू m/2 है, उसका कोऑर्डिनेट r/2 है। m2 भी यहाँ पे सेम मास है, अगर अलग होता तब के लिए आप ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे x2 निकालना है हमें, 1 मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2r। तो भी यही होगा श्रेयस ना, जो भी हुआ वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ। तो एक्सटर्नल फोर्स में अगर कोई चेंज नहीं आया है तो जैसे सेंटर ऑफ मास पहले जा रहा था वैसे ही बाद में भी जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। पार्टिकल का आप ट्रेजेक्ट्री कर पाओ या ना कर पाओ, सेंटर ऑफ मास का जरूर से कर लोगे। पार्टिकल तो जैसे यहाँ पे हम कर लिए, अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जैसे आप बोल रहे हो तो हो सकता है ना हो पा रहा हो, बट सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा। सबको मेथड 2 समझ आया क्या बोला मैंने इसमें? हाँ, अभी रॉकेट वाला पार्ट इस चैप्टर में पढ़ना है ना, वेरिएबल मास सिस्टम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। नेक्स्ट अब हम लोगों को पढ़ना है, नोट करो जल्दी। आप ये फील कर पा रहे हो कि देखो ये इधर गिर रहा है, ये इधर जा रहा है, और इनके बीच में सेंटर और मास अभी निकालोगे तो वो अब भी वो इसी पाथ पे दिख रहा होगा। ये यहाँ गिर चुका है, ये यहाँ गिर चुका है,
अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो सेंटर ये बॉम्ब यहाँ आया होता, तो अगर आप इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो यहीं आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सी फ्रेम। सी मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम सिस्टम को इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखें तो सिस्टम का मूवमेंट कैसा दिख रहा होगा, ये सब हम देखने जा रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे। आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, आपको आंसर करना है। सपोज दो पार्टिकल हैं m1 m2, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ v2 है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आएगा। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो आप पहला वाला पार्ट पहले सॉल्व करके बताओ कितना आना चाहिए। हाँ, जीरो ना, जीरो आ रहा होगा। क्यों जीरो आ रहा होगा? नहीं, अगर ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ मान लो vcm आई, वो किधर को आई, कुछ ऐसे मान लो आई। तो जब हम सेंटर ऑफ मास से देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सर आयु हम लोग वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन के लिए लगा सकते हैं ना, कि पी, आप यहाँ पे समझो, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते पी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू पी ऑफ सिस्टम विथ माइनस पी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता ना। ये सब फॉर्मूले वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए होते हैं। सेंटर ऑफ मास के लिए आप ऐसे लगा नहीं सकते। यहाँ पे दोनों इक्वल है, आ गया ऐसा, बट अपन ने रिलेटिव का जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी एक्सीलरेशन उनके लिए ही देखा है। हम देखो कैसे करेंगे। मोमेंटम ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास देखना है, तो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के दोनों की वेलोसिटी निकालेंगे। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास प्लस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ना, और फिर उसको ऐड कर देंगे मोमेंटम। हमने फर्स्ट की वेलोसिटी देखी सेंटर ऑफ मास से, तो ये फर्स्ट का मोमेंटम हो गया सेंटर ऑफ मास से। ऐसे सेकेंड यहाँ सेंटर ऑफ मास से अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी वो लिखी, तो उसको हम लिखेंगे v2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और उसके रिस्पेक्ट में ये मोमेंटम दिखेगा। इन दोनों का सम ही हमारा टोटल मोमेंटम होगा। अब हमें पता है m, कोई भी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v1 माइनस vcm।
ना, रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं v2 माइनस vcm, तो ये आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू vcm। अब vcm की यहाँ वैल्यू डाल दो ना, vcm की वैल्यू डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये m1 प्लस m2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा तो मतलब 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है उससे जब भी हम सिस्टम को देखते हैं तो हमेशा नेट मोमेंटम क्या होगा, 0। फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना, सेंटर ऑफ मास से कभी भी मोमेंटम दिख सकता है। भावेश देख एक बार फिर से समझ, ये v1 स्पीड से चल रहा है वेलोसिटी से, v2 इस वेलोसिटी से, तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लोगे कुछ, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो कितनी दिखेगी वेलोसिटी, यहाँ पे बैठ के इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो कितनी दिखेगी, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करते हो, उसकी वेलोसिटी माइनस जहां से देख रहे हो उसकी वेलोसिटी, जो ऑब्जर्वर रहता है उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हमेशा, ऑब्जर्वर का सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद करो। हम सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्वर बना रहे हैं ना उसके रिस्पेक्ट में, और ऐसे सेकंड की वेलोसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से दोनों की ये वेलोसिटी दिख रही है, तो मोमेंटम कितना दिखेगा, जो वेलोसिटी दिखेगी वो वेलोसिटी इनटू मास करोगे तो मोमेंटम दिखेगा ना, तो दोनों की मोमेंटम निकाला और दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया। श्रेयस देखो, अभी ये पढ़ने के बाद हमें समझ आया कि हम लिख सकते हैं, इसके पहले मैंने आपको कहीं बताया था कि पी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर होता है पी ऑफ सिस्टम माइनस पी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा थोड़ी हमने पढ़ा था, हमने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए पढ़ा था ना कि हम ऐसे रिलेटिव लगा सकते हैं ना, हर एक चीज के लिए ऐसे रिलेटिव लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी पढ़ा है हमने। तो हमें निकालना पड़ेगा ना, हमने निकाल के देखा तो हाँ आ रहा है उसी टाइप का ना, फाइनली हाँ हमें समझ आ रहा है कि हम उसी टाइप से रिलेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना जो अपना वो फॉर्मूला होता है, जैसे वी ए बी है वेलोसिटी के लिए होता है वी ए माइनस वी बी, ना कि पी ए बी लिखा है तो आप लिख दिए पी ए माइनस पी बी, ना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ना इस चीज को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, मान लो दो पार्टिकल हैं ए और बी, ए की वेलोसिटी वी ए है, बी की वेलोसिटी वी बी है, तो ए का मोमेंटम आप कितना बोलोगे, एम ए इंटू वी ए, बी का मोमेंटम कितना बोलोगे, एम बी इंटू वी बी। अब अगर हम मोमेंटम ऑफ बी निकालें विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आप क्या देखोगे, बी का मास इंटू बी की वेलोसिटी कितनी दिख रही है ए के रिस्पेक्ट में, ना ए के रिस्पेक्ट में अगर आपको निकालना है तो ए को क्या वेलोसिटी दिख रही है इंटू मास, ये बोलोगे ना कि आप ये बोल दोगे कि पी बी ए निकालना है तो आपने लगा दिया पी बी माइनस पी ए। अब देखो क्या ये सेम चीजें हैं ना, और ये देख लो ये अलग है,
ना। तो ये जो तरीका है ऐसा नहीं होता है ना, कोई का मोमेंटम निकालना है तो उस पे भी आपने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, ये सही है आपका। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? जिसके रिस्पेक्ट में मोमेंटम निकालना है उसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर मास इनटू वेलोसिटी करोगे तो आपको उसके रिस्पेक्ट में मोमेंटम मिलेगा। हाँ, मास डिफ सेम रहा तो कर सकते हैं, बट आप ऐसा कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ ही नहीं ना, गलत चीज क्यों बनाना। इतना थोड़ी याद रखोगे कि सेम मास पे करेंगे, फिर क्वेश्चन अगर याद रख सकते हो तो कर लो ना। ये ध्यान रखो कि ये जो वी ए बी हम लिखते हैं तो वो किसके लिए लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी लिखा है ऐसे, तो ये वेलोसिटी के लिए होता है। इस टाइप का एक्सप्रेशन पोजीशन के लिए लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं ना, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इन सब के लिए नहीं होता ये एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये पॉइंट समझ आया मैंने जो यहाँ समझाया? जब मैं ए से देखूंगा तो बी की वेलोसिटी इतनी दिख रही होगी ना, तो जो भी वेलोसिटी दिख रही होगी वो इनटू बी का मास ना, वो मोमेंटम दिखेगा ए से बी का। तो हम लोग अभी देखो यहाँ समझ रहे थे ये चीज, पहले ये नोट कर लो सभी। यहाँ पे ये नोट कर लो कि सी फ्रेम इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम। क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास से हमेशा सिस्टम का मोमेंटम जीरो दिखता है। हाँ सलोनी, काइनेटिक एनर्जी के लिए जो भी, जो जिसके रिस्पेक्ट में भी निकालना है उसको जो स्पीड दिखेगी वो स्पीड इंटू हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नोट हो जाने के बाद बोल देना। यहाँ पे ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिजल्ट आपको याद रखना है ना। अक्सर हम इसको अगर याद रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम ये कॉन्सेप्ट यूज करके कई बार चीजों को बहुत सिंपली कर लेंगे ना, अदरवाइज हमें बहुत लेंदी जाना पड़ता है अगर ये नहीं यूज करते हैं तो। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी जीरो ना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये मैंने दो पार्टिकल के लिए प्रूव किया, बट ये कितने भी पार्टिकल हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज हमेशा होल्ड करेगी। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये नोट कर लो फिर। हाँ सर आयु, ये आ जाता है इसमें भी।
सिद्धेश देखो, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जब ए के रिस्पेक्ट में बी का मोमेंटम निकालना है तो ए के रिस्पेक्ट में पहले बी की वेलोसिटी निकालोगे, वो कितनी आएगी। अब ए को बी की ये वेलोसिटी दिख रही है, तो ए जब मोमेंटम लिखेगा बी का तो वो क्या देखेगा, बी का मास इंटू बी की वेलोसिटी, तो वो ये मोमेंटम लिखेगा उसका ना, तो वही लिखा है यहाँ पर ना। आप ये नहीं लिख दोगे कि बी का मोमेंटम माइनस ए का मोमेंटम ना, अगर बी का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ अब अगर हमें मान लो निकालना है, दो पार्टिकल है m1 m2, इनकी वेलोसिटीज v1 v2 है, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या करोगे, सिस्टम में जो जो है सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अब वन की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करोगे, वन का जो भी स्पीड दिख रहा होगा ना उसका स्क्वायर, यहाँ पे वेक्टर हटा दो, स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ के देखोगे तो इसकी जो स्पीड दिख रही होगी वो लेकर के हाफ एम वी स्क्वायर लगा दोगे, इसकी जो दिख रही होगी वो लेकर के हाफ एम वी स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, क्लियर है। फिर हम देखो, हमें कहीं पर भी कोई अगर वी स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं वी डॉट वी ना, वी डॉट वी वी स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है ना, इस वी को हम लिख देंगे हाफ m1 v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का डॉट प्रोडक्ट, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v वेक्टर का स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा ना इसकी वैल्यू, और उसका स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसमें काफी कैलकुलेशन है, अब आगे इसको ओपन करेंगे ना, वीसीएम की वैल्यू डालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। मैं लास्ट का रिजल्ट लिख देता हूँ, आप खुद से कैलकुलेशन करो ना, वीसीएम की वैल्यू डाल देना ना। यार रुको, कर ही देता हूँ, 2 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, v1 वेक्टर का स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा vcm का स्क्वायर। हाँ, वेक्टर का स्क्वायर आएगा तो उसको वही लिख सकते हैं ना ऐसे, -2 v डॉट vcm। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ आ जाएगा v2 स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर -2 v2 डॉट vcm। ये ध्यान रखो, कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a वेक्टर और b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी। आप देखो, आपको पता है कि ये एक वेक्टर है ना, उसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर डॉट a वेक्टर b वेक्टर है ना। आप देखो v वेक्टर का स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हुआ, v वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो वही किया, ये एक वेक्टर का स्क्वायर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट। अब इसको ओपन करो, a का a के साथ करोगे तो a स्क्वायर आएगा, a का b के साथ करोगे तो a डॉट b, b का a के साथ करोगे फिर b डॉट a, तो 2 बार ये आ जाएगा, फिर एक बार b स्क्वायर। समझ आ रहा है सभी को।
अब देखो इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 VCM का स्क्वायर। एक मिनट, इनको एक जगह करते जाता हूँ ना। देखो ये वाला टर्म मैंने लिख दिया, अब ये वाला टर्म लिख देता हूं यहां पर। फिर ये VCM वाले टर्म लिख देता हूं। VCM वाले में वो कॉमन कर दिया है, और यहाँ पे जब करूंगा तो ये 2 कट जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा ये m1 स्केलर है, उसको v1 के साथ ले लिया है ना। नोट करो यहाँ तक पहले तो, अब अगले पेज पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगले पेज पे अब मैं रिजल्ट लिख दूंगा, यहां तक तो नोट कर लो ना। या तो मैं ये कैलकुलेट पेज पे लिख के ना वो उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा ना, पेज पे लिख करके, ताकि तुम लोग उससे देख लेना फिर। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ ना, मैं उस पर लिख के डाल दूंगा सब कुछ। तो देखो आपको फाइनल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड। आपको ऐसा कुछ आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है ना, कि सिस्टम की एनर्जी निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करो, सिस्टम की एनर्जी निकालो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी ना। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास लिख रख दो, और उसकी वेलोसिटी जो भी स्पीड आई है उसका स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड मतलब क्या हुआ, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर ना, दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये होती है ना। अब यहाँ पे देखो ये है कि सिस्टम की एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी, तो ये वाला जो है, ये दो पार्टिकल के लिए तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन दो से ज्यादा पार्टिकल के लिए निकालना पड़ता है, कोई फॉर्मूला नहीं है। सिस्टम की एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास के लिए ये एक फॉर्मूला होता है, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर ना, ओनली फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, जहां पर म्यू की वैल्यू होती है m1 m2/m1 + m2 ना, इसको हम नाम देते हैं रिड्यूस्ड मास, और v रिलेटिव होता है v1 - v2, दोनों का रिलेटिव स्पीड लेना है।
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है कि सिस्टम की एनर्जी अगर हम निकालेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास तो ये आएगा ना। मैं ये दोनों डेरिवेशन ग्रुप पे डाल दूंगा ना पेज पे लिख करके, तो आप उसमें देख लेना एक बार ना। यहाँ पे जब हम ये सॉल्व कर रहे थे ना सिस्टम की एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो जब ये वैल्यू डालता तो ये पूरा सॉल्व होकर के बन जाता है यही वाला टर्म ना, ये वाला टर्म लास्ट में बन के आता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पेज ये वाला तो लिख लिया ना भाई, ये तो पुराना वाला पेज था, ये लिखना है क्या? दो से ज्यादा के लिए अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में सबकी स्पीड निकालो और उसको ये करके काइनेटिक एनर्जी लिखो सबकी ना, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, सिस्टम की एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला और सिस्टम की एनर्जी ग्राउंड से जब देखेंगे और सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो क्या रिलेशन होगा। फिर देखो यहां पर ये मैंने अभी देखो केवल फॉर्मूले बताए ना, डेरिवेशन में बता दूंगा पे ग्रुप पे डाल दूंगा ना, आपको फॉर्मूले नोट कर लेने हैं ना। इसमें दिमाग मत लगाना कि समझ नहीं आया क्या लिख दिया सर ने ना, बस फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले का मीनिंग समझ लो क्या है, डेरिवेशन में डालता हूँ ग्रुप पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, रिड्यूस मास, यार देखो यहाँ पर ये जो टर्म बनता है इसको हम रिड्यूस मास बोल देते हैं। रिड्यूस मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो म्यू आएगा ये m1 से भी छोटा आएगा और m2 से भी छोटा आएगा। दो m1 m2 मास थे उन दोनों से छोटा आया तो हम इसको रिड्यूस मास लिख देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को ना। ये एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन जो है ये ऐसे है, 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 ना, इसी को सिंप्लीफाई करके ये आता है। आपको बस याद रखना है ना, इसमें कोई और यूज नहीं है, रिड्यूस मास का एक्सप्रेशन ये होता है, याद रखो। रिलेटिव स्पीड v1 v2 दोनों दिए होंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव स्पीड निकाल लो। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास कभी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी दिखेगी? जीरो दिखेगी। अब अगर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी जीरो है और वो हम यहाँ पे डालेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड विल बी सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास से काइनेटिक एनर्जी लिखना, अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो हम ये फॉर्मूला लगा करके लिख देंगे। तो ये कई बार हमारे लिए बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट हो जाता है दो पार्टिकल वालों के लिए, कि हमें ग्राउंड से नहीं समझ आ रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास से पता चल रहा है, तो वहां से हम लिख करके कई बार बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ना। ये कब इक्वल हो पाएगा, जब ये वाला टर्म जीरो हो ना। ये तो दोनों के लिए, ये जो इतना बताया ये सबके लिए वैलिड है। और अगर इसमें हम इसकी वैल्यू डालते हैं ये, तो वो दो पार्टिकल के लिए वैलिड होगा, क्योंकि दो पार्टिकल के लिए ना इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन यहां पे डाला ना, इसमें तो दो पार्टिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये कितने भी पार्टिकल के लिए वैलिड है। ये जो है वैलिड फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल, n कुछ भी हो सकता है। अब आज इतना ही करता हूं, अब ये आप अच्छे से पहले रिवाइज कर लेना। अब होमवर्क बता देता हूं, अभी बाय नहीं भाई, होमवर्क पहले नोट कर लो। हाँ, रिड्यूस मास केवल दो पार्टिकल के लिए डिफाइन है, रिड्यूस मास केवल दो पार्टिकल के लिए ही डिफाइन है। होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में आपको एक तो करना है इलुस्ट्रेशन
12 से 15 तक के इलस्ट्रेशन करने हैं, 12 से 16 तक। इसमें देखो एक चीज ये है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में पहली लाइन वो कोई और क्वेश्चन की प्रिंट हो गई है, वो छोड़ देना। इलस्ट्रेशन 15 में करेक्शन है, उसकी फर्स्ट लाइन को कट कर देना ना, फर्स्ट लाइन को। अगर मॉड्यूल हो तो देख लो, उसमें उसमें शुरू में लिखा है व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू गेट, इतना पार्ट कट कर देना है। उसके आगे से वो क्वेश्चन है बलून ऑफ मास एम, यहाँ से क्वेश्चन है ना, उसमें एक कोई लाइन पता नहीं कहीं और की प्रिंट हो गई है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में टेन से लेकर के 22 तक। होमवर्क साथ साथ करते रहना, क्योंकि ये चैप्टर साथ साथ नहीं चलोगे तो उड़ जाएगा ना, थोड़ा सा टफ चैप्टर में आता है ये। साथ साथ करना ना, जो आज दिया है ट्राई कर लेना, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ये 2 डेरिवेशन में ग्रुप पे डालता हूँ ना, शाम तक डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।